हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज यहाँ पर साइंस एनसीईआरटी सीरीज का क्लास नंबर 2 है, जहाँ पर आज हम फिजिक्स का टॉपिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले का सेशन आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो। ह्यूमन डिजीजेस मैंने आपको याद करवाई है, मलेरिया का पूरा आपको लाइफ साइकिल याद करवाया है, जिससे कि क्वेश्चन आता है। ये वीडियोस आपके यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, केवीएस हो गया। तो आप इन सेशन को जरूर देखिए। एनसीईआरटी की सीरीज है, खास बात क्या है, हम कंटेंट भी करते हैं, प्लस इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं कराऊंगी एनसीईआरटी वाले, प्लस इसके साथ साथ आपको जो भी पीवाईक्यूज हैं डिफरेंट एग्जाम्स की वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लो। और यहाँ पर रात को 8 बजे आपको वीडियो मिलता है, जरूर देखो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो आज स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखो, मेजर अगर बीपीएससी की मैं बात करूं तो बीपीएससी के लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा इस चैप्टर के, आपके फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको सारे फॉर्मुलेस रटे हुए होने चाहिए। आपने पेपर देखा होगा पिछली बार या उससे पहले, तो फॉर्मुले से आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन फंस गया था। तो इस चैप्टर के भी फॉर्मुलेस आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। एसआई यूनिट्स भी इस चैप्टर से पूछते हैं, तो वो इजीली और अच्छे से याद करेंगे। प्लस केवीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, केवीएस टीजीटी में यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, तो वहां से आप उसको इजिली कर पाएंगे। एग्जाम्पलर क्वेश्चन में कराऊंगी आपको, तो बिल्कुल भी इसलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब सेशंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्स में आपको जो चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो चीजें पूछी जाती है। न्यूमेरिकल्स हुए, क्या क्या चीजें हैं, सब चीज मैं आपको बताती हुई चलूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है क्या। तो आपने देखा होगा घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आप कोई भी बटन ऑन करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है। आप ये बोल सकते हैं लाइट ऑन हो गई, फैन ऑन हो गया, एसी ऑन हो गया, कूलर ऑन हो गया। तो अब ये कैसे वहां पर सर्किट में कैसे मतलब आपको ये रोशनी दिखाई दी, तो वही चीज है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इसको सिर्फ एक सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, आपने इलेक्ट्रॉन सुने होंगे, तो इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो ये बिजली हमारे घर में जो लाइट दिख रही है आपको इस रूम में, या लाइट जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, वो इसी वजह से दिख रही है। अब यहाँ पर एक जो लेमैन जो भाषा दी गई है एनसीईआरटी में, जो आपकी डेफिनेशन है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, मतलब अगर एक मेरे पास ये सर्किट है, ये मेरे पास एक सर्किट है जहां पर मुझे ये दिखाना है कि ये जो है ये बल्ब ये ग्लो कर रहा है, और ये सर्किट को मैंने कैसे क्लोज किया, एक मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसकी वजह से क्या है, ये बल्ब जो है वो जल रहा है। तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। या हम इसको बोल सकते हैं इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो चीज समझे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आते हैं, या आपके बीपीएससी में मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव में जब खेल करते हैं, तब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो 2 पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ उसको याद करो, समझो यहाँ से कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो 2 चीज मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या हो गया, पहला फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, या मैं इसकी जगह बोल सकती हूँ इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, इस एरिया में ये हो रहा है, तब ये बल्ब चमक रहा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है इन अ यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट समय में ये चीज हो रही है, एक समय के अंतराल में ये चीज हो रही है। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बात याद हो गई ना। अगर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव में पूछा जाएगा, 2 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। अगर बोल दिया जाएगा इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव को ऑप्शन टिक करके। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका डेफिनेशन से लिया गया है, और जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और या हम इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तीसरा पॉइंट जो हमको इलेक्ट्रिक करंट से हमको याद रखना है, वो तीसरा पॉइंट है आपका कि करंट, अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका इस दिशा में है, तो जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका फ्लो जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का दिशा जो होगी वो ऑपोजिट होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर होगा। करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो जो आपका करंट इधर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आपने क्लियर होगा ना यहाँ से। चलो अब आ जाते हैं क्या फॉर्मूले में, जो कि बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज हो गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। याद कैसे रखोगे, हर चीज यहाँ पर याद करने के तरीकों के साथ आपको मिलेगा सेशन। क्विट, हम कोई चीज क्विट कर देते हैं, क्यू आई टी, कभी नहीं भूलोगे,
कभी नहीं भूलोगे, इस बात को तरीके से याद रखोगे। तो क्विट, कोई चीज क्विट कर दिया, नहीं भाई हो ही नहीं पा रही है, क्विट, Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्विट कर दिया। तो यहां से हमारा Q क्या है, Q है हमारा चार्ज, I क्या है, I है आपका करंट, और पर यूनिट टाइम की बात करी जा रही है तो T क्या हो गया, टाइम। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्विट, क्विट कर दी, Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्विट, क्विट हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, इधर से उधर कर दिया, बस रीशफल कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट दो को याद रखनी है, इस स्लाइड से दो SI यूनिट याद रखनी है फिलहाल जो मैंने पढ़ाया। पहला चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या हो जाती है, चार्ज क्या है Q, Q की SI यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ये होगी कूलम। C से डिनोट करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, जो चीज बोलते जा रही है उसको नोट करते जाओगे तो आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, करंट, करंट की SI यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर, ए। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, इसके SI यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज, जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। या हम इसको फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, या हम इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अपोजिट दिशा में होता है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे याद किया, Q इज इक्वल टू आई टी, क्विट, क्विट, Q इज इक्वल टू आई टी, Q हो गया चार्ज, I हो गया करंट, T हो गया टाइम। ठीक है, ठीक है, हो गया आपका पर यूनिट टाइम, टेम्परेचर नहीं टाइम, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा यहाँ हो गया SI यूनिट, Q की हो गई आपकी कूलम, I की हो गई आपकी, बोलो, I की हो गई आपकी एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए बात अमीटर और वोल्ट मीटर, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, PYQ है आपका, अमीटर और वोल्ट मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको नंबर देकर जाएगा। अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसी यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो कि आप सर्किट में लगाते हैं और हमेशा पैरेलल लगाते हैं। और इसको लगाकर दिखा देती हूँ, रेड मार्कर मिल गया, ये मेरे पास सर्किट था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अमीटर को यहाँ पर लगा दिया, तो ये आ गया मेरा अमीटर। ठीक है, अमीटर हमेशा श्रृंखलागत लगता है, सीरीज में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा काम होता है अमीटर का, पहला काम हो गया, पहली चीज क्या याद रखिए कि अमीटर, अमीटर कहाँ लगता है, हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, श्रृंखलागत लगता है। ठीक है, सीरीज में लगा। दूसरी बात, ये क्या करता है, ये करंट को मापता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दो टर्म्स आपको यहाँ याद रखनी है अमीटर के बारे में। आइए अब जान लेते हैं क्या वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर हमेशा आपका समानांतर लगाते हैं, इसका मतलब आप पैरेलल लगाएंगे। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर अगर मैं लगाऊं तो कुछ इस तरीके से वोल्ट मीटर अटैच होगा। यहाँ पर ये रहा वोल्ट मीटर, ठीक है, ये V से डिनोट करा जाता है वोल्ट मीटर, और हमेशा ये कैसे लगता है, यहां पर वोल्ट मीटर लगेगा आपका पैरेलल, समानांतर स्थिति में लगता है। दूसरा पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन आपका आया है, क्या क्वेश्चन है, ये क्या नापता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इस बात को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि आपने देखा होगा, दो टैंक है, सिंपल समझ लो, दो टैंक है, एक टैंक बड़ा टैंक है, एक छोटा टैंक है। बड़े टैंक में पानी ज्यादा है तो पानी कहां से जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा, जहां पर पानी ज्यादा है वहां से लो की तरफ जाएगा, कम धारा की तरफ जाएगा, या कम जहां पर पानी है। तो वही चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, मीटर क्या नापता है, करंट, वोल्ट मीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। या एग्जाम में आपका मोर देन वन ऑफ द अबव में इस लाइन को आपको बताते हैं, क्या वो लाइन है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद करते हुए चलेंगे, किसकी, वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछते हैं, पहला पॉइंट क्या होता है, पैरेलल में होता है, ये सबको पता है। अब ये क्या नापता है, यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव का क्वेश्चन खेलते हैं। क्या पहला चीज बोला कि ये नापता है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सबको पता है, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट, ये मेजर करता है क्या, वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए या वोल्टेज बोला जाए, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब ये वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पहला ऑप्शन हो गया, वोल्ट मीटर क्या करता है या क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अमीटर, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, और फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपके अब सीधे सीधे इसमें लगा देंगे क्या आंसर, आप लगा दे के आते हैं एग्जाम में कि इसका आंसर हो जाएगा, इट मेजर्स द
वोल्टेज। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बात एक ही होती है। उन्होंने आपको दिमाग से खेलने के लिए दोनों टर्म्स का इस्तेमाल किया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। व्हाई? बिकॉज द आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करता है और वोल्टेज को भी मेजर करता है। दोनों का नाम अलग अलग है पर चीज एक ही एक है। तो यहाँ पर आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की। और इलेक्ट्रिसिटी की विपरीत दिशा होती है। Q इज इक्वल टू आई टी। क्विक से हमने याद किया, आई का क्या फॉर्मूला निकला? Q अपॉन में T। आई जो कि करंट है, Q जो है चार्ज है, T हमारा टाइम है। इसका SI यूनिट Q का होता है Q कूलम और I का होता है एम्पियर। इस बात को याद रखेंगे। अमीटर हमेशा सीरीज में श्रृंखलागत लगता है और अमीटर क्या करता है? करंट को नापता है। वोल्ट मीटर हमेशा क्या करेगा? वोल्टेज नापेगा या पोटेंशियल डिफरेंस। और हमेशा कैसे लगता है? आपका समानांतर स्ट्रीम में लगता है। अब यहाँ पर सॉरी आपका पैरेलल को क्या बोलेंगे आपका? अब हिंदी कर लो, पैरेलल के दिमाग से निकल गई। श्रृंखला, हाँ पैरेलल समानांतर, सॉरी ठीक है। पैरेलल समानांतर आपका लगता है क्या? आपका वोल्ट मीटर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए और ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं रब करते थोड़ी खिचड़ी पक गई। अच्छा यहाँ पर ओम्स लॉ समझ लो। अब इसके बाद बात आ जाती है क्या? ओम्स लॉ की। ठीक, ओम्स लॉ क्या होता है आपका? उससे पहले एक पॉइंट और समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मैंने आपको बताया, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन में क्यू। क्यू हो गया चार्ज, कितना वर्क हुआ है और कितना पर यूनिट आपका चार्ज है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। कौन से दो पॉइंट के बीच में? इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है। वही बात है यहाँ पर कि कितना वर्क हुआ और कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन चार्ज। तो ये हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप याद रखें। ठीक है, ये किसका हुआ? बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में। एनसीईआरटी की लाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन अपॉन में चार्ज, कितना वर्क हुआ अपॉन में कितना चार्ज है। इसकी एसआई यूनिट हो जाती है वोल्ट। ठीक है, तो हमने एसआई यूनिट 3 समझ लिया अभी तक। कूलम, क्योंकि करंट, एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अब समझ लेते हैं कि आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का है एक रिश्ता बताता है। रिश्ता सुहाना, रिश्ता मेरा और आपके बीच, रिश्ता आपका और आपके मदर के बीच। तो ऐसे ही ओम्स लॉ एक रिश्ता बताता है बिटवीन वोल्टेज एंड योर करंट। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का रिश्ता जो है वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है V इज इक्वल्स टू आई आर। ये एक फॉर्मूला होता है। अब V प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। तो ये रिश्ता बताता है कौन? आपका ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या मेटेलिक वायर में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कितना उसका वोल्टेज है अक्रॉस या कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स टू एंड। तो एक रिश्ता है किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच का एक रिश्ता बता रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। कौन बता रहा है? ओम्स लॉ बता रहा है। और इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ओम्स लॉ का यहाँ पर ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ये आपका ग्राफ हो गया। V है और I है, V और I के बीच का ये ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसे आता है? ये आपका स्ट्रेट लाइन आता है। ये स्लोप यहाँ पर क्या दर्शाएगा? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो इस वाले चैप्टर से ना हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? एक रिश्ता है किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिश्ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या है? स्लोप। ये स्लोप जो क्या दर्शाता है? रेजिस्टेंस दर्शाता है। रेजिस्टेंस क्या है? एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, अब उसमें कुछ रुकावट कर दी जाए खेद के लिए। वही बात है ना कि दुख है हमारे, ये खेद है आपकी असुविधा के लिए। तो असुविधा को क्रिएट करना, इस रेजिस्टेंस को क्रिएट करना, ठीक है, रुकावट को बनाना बीच में। अगर मैं चल रही हूँ स्पीड से चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ और बीच में क्या आ जाए? स्पीड ब्रेकर आ जाए तो मैं रुकूंगी और फिर चलूंगी। तो ये रुकावट क्या है? रेजिस्टेंस है। और किससे लगती है? रेजिस्टेंस से लगती है। तो रेजिस्टेंस एक सर्किट में रेजिस्टेंस को क्रिएट करने रेजिस्टेंस लगते हैं और रेजिस्टेंस का काम क्या है? रुकावट पैदा करना। करंट जो इजीली फ्लो हो रहा था उसमें रुकावट को लाना। तो V और I के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इसमें ये ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप क्या बताएगा? आपको रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेंपरेचर रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन है, टेम्परेचर रिमेन्स डिफरेंट, अलग,
टेम्परेचर रिमेन सेम, करेक्ट, ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं रब कर देती हूँ आगे ओम्स लॉ से और आपका रेजिस्टेंस से और भी फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है कंडक्टेंस में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको सारा सेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है सेशन, इंटरेस्टिंग लग रहा है, टू लाइक एंड स्टे ऑन। चलिए आइए अब देख लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जिन पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला केस होता है आपका लेंथ। तो लेंथ अगर छोटी है और लेंथ अगर बड़ी है, तो अगर छोटी लेंथ है, ये देखो दो केस हो गया, एक लेंथ छोटी है और एक लेंथ बड़ी है। अगर लेंथ बढ़ा दे रहे हैं तो आर क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसको समझेंगे कैसे, जैसे मैं एक पाथ पे चल रही हूँ और पाथ पे चल रही हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पास पास है। अब जैसे ये पाथ बड़ा कर दिया गया तो यहाँ पर लेंथ ज्यादा बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रुकावट भी बढ़ जाएगी। एक सिंपल फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर में ए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इससे ही ये सारा फैक्टर हमको समझना है। जैसे R यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे, इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे इसके, ठीक है, जो आपके एग्जाम्पल्स भी होंगे, PYQs भी होंगे और प्लस आपके किस तरह से और क्वेश्चंस आते हैं सब मैं इसमें बताऊंगी। आज स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, या हम बोल सकते हैं लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। इस फॉर्मूले से हमने समझ लिया। अभी रो को समझ छोड़ दो। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब यहाँ पर पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इतना कर दिया गया, ठीक है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, इसका मतलब रिलेशन से हम देखें तो आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जितना ज्यादा एरिया रहेगा रेजिस्टेंस उतनी कम रहेगी। अब खुद सोचो, एक पतले से वायर, एक पतले से पाथ में जाना है, बहुत सारे लोग हैं, धक्का धुक्की बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, धक्का धुक्की बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पतला सा पाथ है, एक दूसरे में धक्का लग रहा है। अब यहाँ पर पाथ चौड़ा हो गया, तो पाथ चौड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होने की वजह से क्या हो गया, एक दूसरे में धक्का नहीं लगा, रेजिस्टेंस नहीं लगा, प्रतिरोध नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक बहुत बात क्लियर हो गई। तो इसमें हमने ये समझा कि एक हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, अगर इंसुलेटर है मतलब आपका कुचालक है, अगर कंडक्टर है, चालक है, तो चालक क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो होने देता है। जैसे कि आयरन है आपका, फिर आपका कॉपर है, कोई भी मेटल है, तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। इसी जगह पे कोई कुचालक होगा, जैसे वुड हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देगा। तो ये क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस की तरह आपका काम करेगा। तो नेचर ऑफ द मटीरियल में आपका क्या हो गया, आपका कंडक्टर्स हो गए और आपका इंसुलेटर्स हो गए। तो नेचर ऑफ मटेरियल में हमने देखा कंडक्टर्स, चालक, और दूसरे आपके इंसुलेटर्स। अब खुद समझ सकते हैं इसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो होगा ये कम होगा, इसीलिए तो कंडक्ट कर पा रहे हैं, या ना के बराबर होगा, इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं। इंसुलेटर्स में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसी के बीच में आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के बीच की बात होती है, जिससे हम चिप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब वो चिप नहीं, खाने वाली चिप्स नहीं, जो आपके इसमें सर्किट में लगती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, या टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल ये रिलेशन आप याद रखेंगे। एग्जाम में पूछते हैं टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये एक रिलेशन है जो कि डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो हमने ये समझ लिया कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स में 4 कारक है। पहला कारक हो गया लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा कारक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा कारक है नेचर ऑफ द मटेरियल के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या ये रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या टेम्परेचर पे प्रभाव नहीं, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आपने देखा एक यहाँ पर टर्म था क्या, रो। ये रो है क्या चीज भाई, ये रो क्या रोने वाली चीज है, नहीं भाई ये रोने वाली चीज नहीं है। इस रो का बहुत बड़ा एक मीनिंग है। ये रो है आपका रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता।
एक सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूं प्रतिरोधकता, एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि किसी को कितने रोकने की क्षमता, किसी चीज में कितने रोकने की क्षमता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अब उसमें कितना वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है, उस कितनी रुकावट में कितनी रोकने की उसकी क्षमता है, वो हो जाती है रेजिस्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं रो से, इसकी एसआई यूनिट हो जाती है ओम मीटर। ओम मीटर। V इज इक्वल्स टू आई आर में एसआई यूनिट क्या थी आपकी, ओम थी, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो जाती है ओम मीटर। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे 4 मार्क करके, कि रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस किस पे है। अभी तो हमने देखा रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे थी, फैक्टर्स जो थे रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस जो था हमारा 4 चीजों पे डिपेंडेंट था। एक तो हो गया लेंथ, दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हो गया आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा हो गया टेम्परेचर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट होती है, तो रेजिस्टिविटी आपकी या प्रतिरोधकता 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। एग्जाम का पीवाईक्यू है, इसको याद रख लो। पहला हो जाएगा टेम्परेचर और दूसरा हो जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल, नॉर्म। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, टेम्परेचर और आपका नेचर ऑफ द मटेरियल। हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा था, वो आपका लेंथ पे भी था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी था, टेम्परेचर पे भी था, और आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी था। पर रेजिस्टिविटी किस पे निर्भर करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। एक और है नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और आपके एग्जाम में पूछी भी गई है कि किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो नाइक्रोम याद रखेंगे। नाइक्रोम कहां लिखूं, यहां पे लिखती हूँ, नाइक्रोम पीवाई के क्वेश्चन है, इसकी रेजिस्टिविटी सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका क्या मतलब है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं, श्रृंखलागत लगाएं, और जब हम उसको समानांतर लगाएं। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ये सब भी यहाँ पर हमें समझना है। सीरीज में कैसे लगेंगे, ये हो गया एक सीरीज रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर ये हो गया आपका बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। इसमें आपका वो कैसे लगेगा, वोल्ट, जिससे वोल्टेज नापते हैं, वोल्ट मीटर, ये आपका लग गया पैरेलल V। ठीक है, ये R1, R2, R3, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ बातों को आपको याद रखना है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा तो यहाँ पर करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में करंट क्या रहा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहा, एक सा रहा, या हम इसको बोल सकते हैं सेम रहा। और वोल्टेज क्या करेगा, इस पॉइंट पे वैरी करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में कैसे, सबसे पहले हमारे ये आपके हो गए रेजिस्टेंस, ये हो गया सर्किट क्लोज। अब यहां पर लग गया सीरीज में वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1, R2, R3, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहां पर इस सिचुएशन में क्या रहेगा, करंट होगा, वैरी करेगा, और वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पैरेलल के केस में उल्टा हो जाता है सीरीज के केस से। सीरीज के केस में क्या था, करंट कांस्टेंट था या सेम था, हर पॉइंट पे एक सा करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हर पॉइंट पे अलग हो रहा है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट जो है वो वैरी करेगा, हर एक पॉइंट पे R1, R2, R3, इस दोनों स्टेप पे क्या हुआ, करंट जो है वो अलग अलग जाएगा। वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर सीरीज से फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि R सीरीज हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल वाले आपको कल। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
और प्लस 1/R3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। फिर उसका हमने फॉर्मूला देखा था, क्विक से हमने याद किया था Q इक्वल्स टू आई टी, Q का कूलम, I का एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स क्या था आपका, वर्क डन अपॉन में Q या चार्ज। अब एक और चीज हमने देखी थी, अमीटर और वोल्टेज, वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और क्या रहता है, हमेशा पैरेलल लगता है, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और करंट को बताता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हमने देखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, एक रिश्ता है वोल्टेज और आई के बीच में, करंट के बीच में, स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, रेजिस्टेंस बताता है स्लोप। ठीक है, स्लोप बताता है रेजिस्टेंस। अब एक और बात हमने देखी, उसका क्या था, एसआई यूनिट ओम। ठीक है, यह हमने देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग जो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या क्या है। पहले फैक्टर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। फिर इसके बाद हमने देखा लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल में इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, समझ में आता है, इजी है। नेक्स्ट है R इक्वल्स टू रो एल ओवर एस का फॉर्मूला हो जाता है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, कितना रोकने की क्षमता है किसी भी चीज में। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आ जाती है, इसका SI यूनिट ओम मीटर होता है। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे। फैक्टर्स हो जाएंगे रेजिस्टिविटी के, टेम्परेचर और आपका नेचर ऑफ द मटेरियल। इसके बाद हमने देखा जब रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएंगे, जब रेजिस्टेंस आप पैरेलल लगाएंगे। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे लगेगा, जब R1 R2 इस तरह से सीरीज में है। वोल्टेज हमेशा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। इसमें क्या रहा, पैरेलल में वोल्टमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, श्रृंखलागत लगेगा। ये सारी चीज सीरीज में, इधर ये सारी चीज पैरेलल। आरपी क्या है, 1 में आ जाएगा, इसमें आरएस इस तरह से हो जाएगा। करंट सेम रहेगा हर दिशा में सीरीज वाले में, और वोल्टेज वेरी करेगा, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा और करंट वेरी होगा। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका बचा है, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये फटाफट 2 मिनट वाइंड अप करते हैं। आप देखो यहाँ पर हमको पढ़ना है सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई भी आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी या चार्जर को लगाते हैं प्लग में तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से क्या है, एक दूसरे में टकराव आता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। बस सिंपल इतना है। आपको क्या याद रखना है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसकी SI यूनिट हो जाती है क्या, आपकी जूल। ठीक है, जूली SI यूनिट। ठीक है, और जूली। ठीक, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है, फॉर्मूला याद रखेंगे। पहला वहां पे हमने देखा था क्या, क्विट से Q इक्वल टू IT, फिर हमने देखा V इक्वल टू IR, हम देख रहे हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, सारे फॉर्मूले पे एक साथ लिख दूंगी मैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन हमको पढ़नी है, तो इसमें बल्ब पढ़ना है और फ्यूज पढ़ना है। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और किसका ज्यादा है। याद कैसे रखोगे, बल्ब जब चमकता है तो हमको बहुत ज्यादा रोशनी लगती है, तो ज्यादा तेज रोशनी लगती है बल्ब से कि फ्यूज से ज्यादा रोशनी लगेगी। तो खुद सोचो, बल्ब से ज्यादा रोशनी लगेगी, जिसमें ज्यादा रोशनी है तो उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा फ्यूज का। फ्यूज लगाते हैं ना हम अपने पूरे घर के वायरिंग में, फ्यूज जब एक मैक्सिमम जो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो फ्यूज ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम रखा जाता है। यहाँ पर 3380 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और आर्गन, इसीलिए इसका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इससे कम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। टंगस्टन मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन बल्ब के अंदर फिल होता है। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का कम होता है, लो होता है। कॉपर, आपका निकल, एल्यूमिनियम, आयरन और लेड, इनके क्या बनते हैं, इनके फ्यूज वायर्स बनते हैं। सिंपल चीज है, मेन आपका हाई और लो वाला है, उसको याद रखना है। इसका हाई है 33.80 डिग्री सेल्सियस और इसका क्या हो जाएगा, आपका लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या आपका क्या बचा है, ये इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल्स टू VI। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं। पावर इज इक्वल्स टू VI। इसके अलावा क्या हो सकता है, पावर का फॉर्मूला क्या था, हमने V का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू IR। तो पावर पुट करो, पावर इज इक्वल्स टू IR इंटू में I, तो पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। एक ये भी फॉर्मूला बनकर आया। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो हमने कितने फॉर्मूले देखे, पावर इज इक्वल्स टू VI, पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R,
फिर एक ये फॉर्मूला आपका बन के आया। अब यहाँ पर 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 किलोवाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 786 वॉट्स होते हैं। कमर्शियल यूनिट देखी जाए तो किलोवाट आवर में होती है, इसीलिए 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसको एज सच याद करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूलेज जो यूज हुए आपके, होंगे मेरा मार्कर। हाँ, हमने फॉर्मूले क्या क्या याद करे, एक तो Q इज इक्वल्स टू IT देखा, फिर हमने क्या याद किया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज देखा, फिर हमने क्या फॉर्मूला देखा, V इज इक्वल्स टू IR देखा। ये सारा सम अप कर रही हूँ मैं सारे फॉर्मूलेज को। फिर हमने क्या देखा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT देखा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमारा आ गया पावर इज इक्वल्स टू VI, या हम ये बोल सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इससे ये निकल कर आया। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। फिर ये भी था 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वॉट और 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.6 × 10⁶ आपका किलोवाट, ये जूल। ठीक है, ये जूल में है और ये किलोवाट, 1 किलोवाट आवर की बात हो रही है तो ये जूल में रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कल इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। कैसा लगा सेक्शन, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इससे मुझे मोटिवेशन लगता है। थैंक यू।